नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जब मैं 19 साल का हुआ तो मेरी मौसी हमारे घर में ही काम करती थी। मेरे माँ बाप कुछ महीनों के लिए इंडिया से बाहर गए थे। मौसी 40 साल की खूबसूरत महिला थी। वह हमेशा मुझे नहलाने की जिद करती। वह यह समझने को तैयार नहीं थी कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ऐसे ही एक दिन उसने मुझसे कहा, जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर खिलाया। मैंने कहा, मौसी मुझे शर्मिंदा मत करो। फिर भी मौसी ना मानी और नहाते वक्त मेरा इतना बड़ा देखकर वहीं पर मेरा नाम दीपक है और मेरी उम्र अभी 19 साल है। दोस्तों, कहते हैं कि मौसी माँ का दूसरा रूप होती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी मौसी के साथ यह सब करने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि जिसने बचपन में मेरा इतना ख्याल रखा उसका मेरे प्रति नज़रिया इस तरह बदल जाएगा। एक बार मेरे माता पिता 2 महीने के लिए विदेश चले गए। इसी बीच माँ ने घर का काम देखने के लिए एक नौकरानी भेज दी। दूसरे दिन सुबह के 9 बजे घर की घंटी बजी तो मम्मी पापा विदेश चले गए थे। इसलिए मैंने जैसा ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरे सामने एक लंबी सी सुंदर बदन वाली खूबसूरत औरत खड़ी है। वह बोली, इस घर में एक नौकरानी की जरूरत थी। मैंने कहा, मेरी माँ ने आपको बुलाया होगा। फिर मैंने उस औरत को तुरंत अपने घर के अंदर बुला लिया। फिर मैंने उसे घर की रसोई दिखाई, लेकिन वह औरत कुछ ज़्यादा ही तेज निकली। उसे तुरंत पता चल जाता था कि रसोई में क्या चीज़ कहाँ रखी है। फिर मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि घर की नौकरानी आई है। नौकरानी के आने की खबर सुनकर माँ की चिंता दूर हो गई। दिन भर के काम के बाद जब शाम को नौकरानी के काम से छुट्टी का समय आया, फिर उसने कहा, दीपक, मैं सुबह से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने उसे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक काम वाली महिला हो। आपकी दूसरी पहचान क्या होगी भला? इस पर वह बोली, मैं इस घर में नौकरानी बनकर जरूर आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी मुँह बोली मौसी के नाम से जानी जाती हूँ। मेरा नाम सीमा है। मैंने बचपन से तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ ने मौसी को भेजा था। यह मुझे पता ही नहीं था। मुझे नहीं पता था कि सीमा मेरी मौसी है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे बचपन की बातें याद नहीं रहती, और मेरे साथ भी वही हुआ, लेकिन मुझे उनका नाम लिया था। इसलिए जैसे ही सीमा मौसी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, मुझे उनके स्पर्श से माँ का एहसास हुआ। मैंने उनसे कहा, आज मैं इतने सालों बाद अपने मौसी से मिला हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जब उन्होंने देखा कि मैंने उन्हें पहचान लिया है तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। शाम के 6 बज रहे थे तो मैंने मौसी से कहा कि अब घर का सारा काम हो गया है, अब आप जा सकती हैं। कल समय पर काम पर आ जाइएगा। इस पर बोले, दीपक बेटा, मेरे पास अपना मकान नहीं है। अगर आप मेरी सैलरी में मुझे 2000 काम भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मुझे रहने के लिए यह एक कमरा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फिर मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया तो माँ ने कहा कि हमारे घर में कहीं कमरा खाली है, उसे कमरा दे दो। अगर वह घर में रहेगी तो तुमको कुछ भी चाहिए होगा तो वह तुरंत लाकर तुम्हें दे देगी। तुम्हें भी कोई छोटा बड़ा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ की बात कर मैंने उन्हें घर में एक कमरा दे दिया। वह अपने साथ कोई भी कपड़ा नहीं लाई थी, इसलिए मैंने उन्हें माँ की कुछ पुरानी साड़ियाँ भी दे दी और अपनी माँ के ही कमरे में चेंज करने को बोल दिया, और मैं बाहर आ गया। लगभग 10 मिनट के बाद मैं माँ के कमरे में दाखिल हो गया, क्योंकि मैं उनके कमरे से मोबाइल चार्जर लेना चाहता था। मैं भूल गया था कि मौसी वहाँ कपड़े बदल रही थी। मौसी को कपड़े बदलते देखा तो मैं तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मौसी को मुझे वहाँ देखकर कोई शर्म नहीं आई। फिर उन्होंने कहा, दीपक, आओ मेरे सामने बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ की यह साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। जब वह अपने कपड़े बदल रही थी तब भी वह मुझे अपने सामने बुला रही थी, लेकिन मुझे यह सही नहीं लगा। मौसी देखने में बहुत सुंदर थी। वह 40 साल की थी, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल ही एक अधेड़ उम्र का औरत का नहीं लगता था। कुछ ही देर में वह मेरी माँ की साड़ी पहनकर उनके कमरे से बाहर आ गई। उसे पुरानी साड़ी में मौसी बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उन्हें काम घर आए 10 दिन हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे अपने बचपन की यादों के बारे में बताया। यादों को सुनकर वह छोटा लड़का जो हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन में व्यस्त रहता था, अब उसे अपने बचपन की यादें आने लगी थी। मौसी ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। उसे आए हुए कुछ दिन हुए थे, तभी उसने मुझसे कहा कि दीपक, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊंगी। दीजिए, बल्कि आप देखिए कि आज नाश्ते में क्या बनाना है। मेरे बार बार मना करने पर वह मुझे नहलाने की जिद कर रही थी। चाहे वह कितना भी जोर दे, मैं उनसे नहाना नहीं चाहता था, और मैंने वही किया। मैं शावर लेकर बाहर आया और मैंने देखा मौसी मेरे कमरे में बैठी हुई है। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे हाथ से नहीं नहाए, लेकिन अब मुझे तुम्हारे गीले बालों को पोंछना है। मैंने उनके सामने अपना सर झुकाकर उन्हें अपना तौलिया दे दिया। फिर मैं उनके सामने बैठ गया।
वह मेरे बाल संवारने लगी। मौसी मेरे घर के सदस्य की तरह थी, इसलिए मैं उनके साथ बहुत खुले विचारों वाला था। मैं उनसे कहता था कि आप इस घर को अपना घर समझें। मैंने उनसे जो कहा उन्होंने मुझे गौर से सुना। वह हमारे घर में ऐसे रहने लगी जैसे वह उनका अपना घर हो। एक शाम मैं दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी में जा रहा था। फिर मौसी ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उनसे कहा कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। इस पर मौसी बोली, तुम मुझे घर का सदस्य कहते हो और अकेले बाहर जा रहे हो। कभी कभी अपनी बेचारी मौसी को कहीं बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ। फिर मैंने उनसे कहा, मैं आपको बाहर घुमाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप उस बाहरी आधुनिक वातावरण में अपनी बराबरी कर सकती हैं। उस पर उन्होंने मुझे सहमति दी। फिर मैंने उन्हें माँ के कमरे से एक अच्छी साड़ी पहनकर तैयार होने के लिए कहा, क्योंकि वह पार्टी शानदार थी। जब वह तैयार होकर माँ के कमरे से बाहर आई तो उन्हें देखकर मेरी आंखें चमक उठी, क्योंकि मौसी की सुंदरता चमक तुरंत मेरी नज़र खींच ली। मुझे लगा कि वह उम्रदराज है, लेकिन वह तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह मेरी माँ के कमरे में साड़ी नहीं बल्कि उनकी आधी साड़ी पहनकर आई थी और उन्होंने एक मॉडल की तरह मेकअप किया था। वह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आज मैंने एक ऐसी महिला को देखा जो साधारण साड़ी में एक अलग ही अवतार में नजर आ रही थी। वह बिल्कुल भी 40 साल की नहीं लग रही थी। उस ड्रेस में उनका शरीर भी बेहद और नाजुक और लचीला लग रहा था। उनके वजूद पर जब जब मेरी नज़र गई तो मैंने शर्म से अपना सर झुका लिया। फिर जैसे ही मौसी मेरी ओर बढ़ी, उनका पैर उसकी हील वाले सैंडल से फिसल गया और वह मेरे ऊपर आकर गिर गई। अब उनकी सुंदरता की महक खुशबू मेरे चारों ओर फैल गई थी और उनका वजूद मुझे टकरा गया। मैं एक अलग फीलिंग महसूस करने लगा था, लेकिन मौसी मेरे ऊपर से उठ नहीं रही थी। उन्होंने मुझे कसकर दबोच दिया। फिर मेरी हालत बिगड़ने लगी। मेरा खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले कि हमारे बीच कुछ होता, अचानक मौसी हिली। तब जाकर मुझे होश आया और मैंने उन्हें धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मैंने उनसे कहा, आपने जो भी वक़्र किया है, इससे आप एक मॉडल की तरह दिख रही हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन कृपया आप हील्स ना पहने। मुझे आपको हर कदम पर उठाना पड़ेगा। फिर उन्होंने हील वाली सैंडल एक तरफ रख दी और मेरी माँ की दूसरी फ्लैट सैंडल पहन ली। जब हम दोनों में बैठकर पार्टी के लिए निकले तो मेरी नज़र मौसी के वजूद पर थी। पार्टी में भी मेरे दोस्तों को लगा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। सचमुच वह एक गर्लफ्रेंड की तरह लग रही थी। इसलिए पार्टी में मेरे सभी दोस्तों ने सोचा कि वह मेरी प्रेमिका थी, लेकिन मौसी ने गलतफहमी दूर करने की बजाय और भ्रम में पैदा कर दिया। मेरे सभी दोस्तों को उन्होंने बताया कि मैं साहिल के दोस्त हूँ। जब हम पार्टी से निकले तो हम उनसे पूछा कि आपसे ऐसा क्यों कहा। फिर वह बोली, तुम्हारा चेहरा तो तभी देखने लायक था जब तुम्हारे दोस्तों ने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। यदि तुम्हें यह बात पसंद नहीं आई तो मैं उनके क्षमा चाहती हूँ। जैसे ही मौसी ने यह कहा, मैंने उनसे कहा, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो किया वह सही किया। मुझे भाव खाने की आदत है। इस पर उन्होंने कहा, मैं तब से तुम्हें जानती हूँ जब तुम 2 साल के थे। तब से मैंने तुम्हारी देखभाल करी है। मैं तुम्हारे स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उन्होंने सीधा कहा कि अब तो हमारी दोस्ती का विषय छिड़ गया है, तो अब मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। अब मौसी मेरी दोस्त बन गई थी। फिर मैं बोला, अब आपको मेरी मौसी बनने की उम्र भी बीत गई और आपको मौसी कहने की मेरी उम्र भी बीत गई। फिर वह कहने लगी कि फिर तुम मुझे प्रिया कहकर बुलाया, यही ठीक रहेगा। वह 40 साल की महिला थी, इसलिए मुझे उन्हें उनके नाम से बुलाने में थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन दिखने में वह एक खूबसूरत जवान लड़की थी, इसलिए तो मेरे मुंह में प्रिया नाम निकल गया। अब वह अपना नाम सुनकर किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। फिर हम दोनों बातें करते हुए पहुंचे और अब हम दोनों थक गए थे, इसलिए घर पहुंचते ही हम अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज जाने से पहले कौन सी शर्ट पहनूं। जैसे ही मैंने अपनी माँ को फ़ोन कर पूछना शुरू किया कि मुझे कौन सी शर्ट पहननी चाहिए, तभी प्रिया कमरे में दाखिल हुई। फिर उसने मुझे फ़ोन को कहा फिर उसने कहा कि जब तुम्हारी प्रिया घर पर है तो तुम्हें अपनी माँ को फ़ोन करके परेशान करने की क्या ज़रूरत है। तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, अब यह मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर तुम मुझे क्यों पूछ सकते हो। मेरी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। फिर प्रिया मुझे अपनी पसंद की शर्ट निकाल कर देने लगी। उसे पहनने के बाद मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। उस रात प्रिया मेरे कमरे में आई। मुझसे कहा, तुम बहुत थक गए हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे सर में तेल मालिश करूँगी। जैसे उनका हाथ मेरे बालों में घूमने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे उनका हाथ मेरे बालों से मेरी पीठ पर चला गया। माँ के पास यह सब करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मुझे तो याद ही नहीं आया कि मेरी माँ ने मुझे कब ऐसे तेल की मालिश करी। वह तो अपने काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए उन्हें टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आज प्रिया अपने हाथों से मेरी सर की मालिश कर रही थी। जब वह मालिश कर रही थी तो मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि प्रिया मेरे पैरों के पास सो रही है। जागते ही मैंने उन्हें भी जगाया।
फिर मैं उनसे कहा, आप यह मेरे पैरों के पास क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, कल जब मैं तुम्हें तेल की मालिश कर रही थी तो मेरी भी आंख लग गई। आज सुबह प्रिया मुझे एक सवाल पूछा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा, रात को कुछ देर के लिए मैंने कंधे पर हाथ रखा तो तुम तुरंत सो गई। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें समय नहीं देती? क्या तुम्हें कभी सर की मालिश नहीं करती? मैंने उनसे यह नहीं बताया कि मेरी माँ को अपने काम से मेरे लिए समय नहीं मिलता। इनके सबके विपरीत मैंने उनसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। फिर प्रिया ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। कुछ ही देर में हम दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। तभी घर की घंटी बजी और मम्मी पापा दोनों घर आ गए थे। मैं अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश हुआ। जब माँ और पापा दोनों घर आए तो पापा की नज़र भी मेरी तरह प्रिया जी पर थी। वह उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और आज तो वह और भी खूबसूरत लग रही थी। पापा की नज़रें उन पर से हटने की बजाय मैं पापा के गले लग गया। माँ प्रिया जी को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए माँ उनके गले से लग गई। उस दिन रात को भोजन करते समय मैंने पापा को फिर से अलग तरह की नज़रों से प्रिया आंटी को देखते हुए देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उनसे इतने ध्यान से क्यों घूर रहे हैं। उनका इस तरह उन्हें घूरना मुझे परेशान कर रहा था। रात को खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में चले गई, लेकिन प्रिया अभी किचन की सफाई कर रही थी। किचन साफ करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं उनसे मिलने उनके कमरे में चला गया, क्योंकि आज हमारे पास कहने को कुछ नहीं था। प्रिया मुझे अपने कमरे में देखकर चौंक गई। फिर मैंने उनसे कहा, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपका दीपक। इस पर प्रिया बोली, तुम इतने अचानक से आए कि मैं थोड़ी डर गई। बताओ, कुछ काम था क्या? मैंने कहा, नहीं प्रिया, कोई काम नहीं था, हमने आज ज़्यादा बात नहीं की, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो आधी रात को भी मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। मुझे बिना कोई सवाल किया वह मेरी बात मान गई। मैं तुरंत उसके कमरे से निकल गया। अगले दिन सुबह के 10 बज गए, अभी तक नाश्ता नहीं बना था। प्रिया जी हर दिन मेरे लिए 8 बजे नाश्ता लाती थी। आज 9 बजे तक नाश्ता नहीं लाई थी, इसलिए मैं रसोई में यह देखने गया कि नाश्ते में देर क्यों हो रही है। मैं जैसे ही किचन में गया तो देखा कि प्रिया अपना चेहरे नीचे कर खड़ी थी। वह गहरी सोच में पड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। फिर वह बोली, तुम्हारे पापा, वह आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पापा रसोई में आ गए। पापा को देखकर उन्होंने अपना सर मेरी ओर से घुमा लिया। कल जब से पापा घर आए हैं तब से पापा की बुरी नज़र प्रिया आंटी पर थी। उस पर उनकी बुरी नज़र देख सकता था। प्रिया सिर्फ मेरी मौसी नहीं थी, बल्कि अब हमारे